एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। यह सेटअप जो है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के लिए किया गया है। यहाँ पर एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है और एक सोडियम वेपर लैम्प का यूज़ किया जा रहा है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू किस तरह से सर्कुलर इंटरफ्रेंस रिंग्स बनती हैं। इन इंटरफ्रेंस रिंग्स कैसे बनती हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट की थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में न्यूटन्स रिंग्स तब बनते हैं जब एक लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर के प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक प्लेन ग्लास लीड के ऊपर रखते हैं और उसे ऊपर की तरफ से एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के द्वारा इल्यूमिनेट कराते हैं। इस लेंस और ग्लास लीड के कॉम्बिनेशन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अराउंड सभी डायरेक्शन में एक वेरिएबल थिकनेस का सर्कुलर एयर फिल्म बनता है। ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस जो कि सामान्य थिकनेस के होते हैं एक सर्किल पर लाई करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस जो बनती हैं वो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में होती हैं जिसका सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो होता है। क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले इस तरह की सर्कुलर फ्रिंजेस ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसे हम लोग न्यूटन्स रिंग्स कहते हैं। यहाँ इस फिगर में न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को दिखाया गया है। इसमें एक एक्सटेंडेड सोर्स यस से निकलने वाली लाइट को एक लेंस यल से पैरेलल किया जाता है। तत्पश्चात इसे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड एक ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट कराया जाता है। लाइट बीम ग्लास प्लेट क्या करता है? ग्लास प्लेट इंसिडेंट लाइट बीम को प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के अरेंजमेंट के ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है। अब इस लेंस प्लेट अरेंजमेंट पर आपतित होने वाली प्रकाश का कुछ पार्ट इस फिगर में आप देखते हैं, इस प्लेन नो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट पर इंसिडेंट होने वाली प्रकाश का कुछ पार्ट ग्लास टू एयर इंटरफेरेंस के पॉइंट डी से रिफ्लेक्ट हो जाता है और बाकी का जो प्रकाश होता है एयर फिल्म से होके ट्रांसमिट होता है और जे पॉइंट तक पहुंचता है। अब पुनः एयर टू ग्लास इंटरफेरेंस के पॉइंट जे से बाकी कुछ प्रकाश जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह से एयर फिल्म के जो ये एयर फिल्म बन रहा है इसके पॉइंट डी से और पॉइंट जे से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इस एयर फिल्म के टॉप और बॉटम से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो दोनों रेज एक ही रेट से उत्पन्न की गई होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये रेज 2 है और रेज 1 है वो क्या होंगी? कोहेरेंट होंगी। क्योंकि रेज 1 और रेज 2 एक दूसरे के क्लोज होते हैं, इसलिए आपस में इंटरफेयर करके वो डार्कनेस और ब्राइटनेस का रीजन बनाते हैं। डार्कनेस और ब्राइटनेस का जो रीजन होता है वो जो है पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करता है। मतलब जो ये दोनों रेज निकल रही हैं टॉप और बॉटम से उनके बीच में कितने का पार्ट डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है, जो कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है डी, इस पॉइंट पर एयर फिल्म की थिकनेस कितनी है उस पर डिपेंड करती है। इस तरह से जो इंटरफ्रेंस में ब्राइट या डार्क रिंग बनेगा वह इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इस पॉइंट डी पे थिकनेस कितनी है, मतलब एयर फिल्म की पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एयर फिल्म की थिकनेस कितनी है, उस थिकनेस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा। आइए देखते हैं कि न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट में कंडीशन ऑफ डार्क और ब्राइट मीन्स क्या होगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि जब कोई प्लेन ग्लास प्लेट पर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है तो उसके बीच में एक वेरिएबल थिकनेस की एयर फिल्म इनक्लोज हो जाती है।
अब होता क्या है, जब इस अरेंजमेंट पर जब कोई लाइट बीम इंसिडेंट कराते हैं तो लाइट बीम का कुछ पोर्शन जो है एच पॉइंट डी से रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब कि ग्लास टू एयर बाउंड्री के किसी पॉइंट डी से ए रेज बीम रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसे मान लीजिए बीम टू बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी का बीम जो है वो ट्रांसमिट होता है एयर फिल्म में, और एयर टू ग्लास बाउंड्री के किसी पॉइंट जे से वो अगेन रिफ्लेक्ट होता है। मान लीजिए वो बीम कौन सी है, टू। इस तरह से दो बीम रिफ्लेक्ट हो रही हैं, उनके बीच में कुछ पार्ट डिफरेंस होता है, क्योंकि एक जो है इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ग्लास टू एयर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरा नीचे वाले एयर टू ग्लास बाउंड्री के अपर पॉइंट से अपर ट्रपर से रिफ्लेक्ट हो रही है। इस तरह से जो दो रेज आ रही हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो वो उनके बीच में जो इंटरफ्रेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका पार्ट डिफरेंस कितना है। अब इसका जो पार्ट डिफरेंस है, हमने अपने प्रीवियस कैलकुलेशंस थिन फिल्म इंटरफेरेंस में हमने देखा था, वो डिपेंड करता है कि इस पॉइंट पे, मतलब जिस पॉइंट पे रेज इंसिडेंट हो रही है उस पे उसकी थिकनेस कितनी है। अगर हम उन कैलकुलेशंस को देखें तो हम देखते हैं कि पार्ट डिफरेंस हमारा कितना होता है, डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टू cos r माइनस लेमडा बाई 2, जहाँ डेल्टा क्या है, दोनों रेस के बीच में पार्ट डिफरेंस है। म्यू क्या है, एयर फिल्म बन रही है जो, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और टी क्या है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे उसकी थिकनेस है। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और लेमडा इंसिडेंट वेव की वेवलेंथ है। अब चूंकि जो एयर फिल्म बन रही है वो चूंकि एयर है वो मीडियम, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि जो ये इंसिडेंस हो रही है वो क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि cos r की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस तरह से जो पार्ट डिफरेंस होगा रे 1 और रे 2 के बीच में, वो हो जाएगा आपका डेल्टा इक्वल टू 2 टी माइनस लेमडा बाई 2। और अब हम लोग जानते हैं कि ब्राइटनेस होने के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, जहाँ m की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 समथिंग। ओके, इस तरह से हम देखते हैं कि कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू एम लेमडा। डेल्टा किसके बराबर है, 2t माइनस लेमडा बाई 2, तो हम लिख सकते हैं 2t माइनस लेमडा बाई 2 इक्वल टू एम लेमडा। यहाँ से हमारे पास t के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है 2t इक्वल टू 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2। इसी तरह से कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होगा, कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ये होता है कि पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, हाफ वेवलेंथ का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए हाफ वेवलेंथ का। तो वो वहां पे अगर हम डेल्टा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कंडीशन ऑफ डार्कनेस हमारी आती है 2t इक्वल टू एम लैम्डा। इस तरह से ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, ये कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ये कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ठीक है, ये कंडीशन आप क्या हो गया, डार्क फ्रिंज। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की जो कंडीशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, उसके थिकनेस पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है, मतलब उस एयर फिल्म की थिकनेस पे ही डिपेंड कर रही है। तो अगला है होगा हमारा थिकनेस कैलकुलेट करना। आइए न्यूटन सीरीज एक्सपेरिमेंट में जो रिंग्स बनते हैं, कंसंट्रेटिंग फ्रिंज पैटर्न जो बनती है उसकी डायमीटर के लिए एक एक्सप्रेशन स्टैब्लिश करते हैं। जैसा कि एक प्लेन ग्लास प्लेट है और इस पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि इस पर कोई अगर रेज इंसिडेंट हो रही है, मान लीजिए कि एट पॉइंट पी पे कोई रेज इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो पार्ट ऑफ द बीम क्या होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक, पार्ट ऑफ द बीम यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रेस्ट ऑफ द बीम क्या है, क्यू पॉइंट तक पहुंचती है, फिर वो भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, दोनों आपस में इंटरफियर करते हैं। अब सवाल ये है कि इनके बीच में जो इंटरफ्रेंस हो रहा होगा वो ब्राइटनेस होगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, वह इस बात पे डिपेंड कर रहा है इस पॉइंट क्यू पर उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। पार्ट डिफरेंस जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होगा, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि वहां पे उसकी थिकनेस टी है। उसके लिए हम लोग, इसके लिए हम लोगों ने कंडीशन लास्ट स्लाइड में देखा था कि ब्राइटनेस की क्या कंडीशन है और डार्कनेस की क्या कंडीशन है। चलिए, अगर चूंकि हमें क्या है, रिंग का डायमीटर निकालना है, तो मान लिया कि इस पॉइंट क्यू पे कौन से ऑर्डर का रिंग बन रहा है, mth ऑर्डर का रिंग बन रहा है, जिसका क्या है, रेडियस है आपका rm है, ठीक है। जब इसका रेडियस क्या है आपका rm है,
तो P से N के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, Rm। अब चूंकि इस लेंस का जो ये लेंस हम कंसीडर कर रहे हैं इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R है। तो मान लीजिए कि इस कर्व लेंस का सेंटर जो है M है, तो M से एट पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो भी क्या होगी, R होगी। इसी तरह M की पॉइंट O तक डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी क्या होगी, R होगी। अब जो है डिस्टेंस जो होगी N से Q तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगी T होगी, ठीक है, N से Q तक का डिस्टेंस T होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि M से N तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये M से N तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, पूरा तो क्या है आपका R है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक R है, तो M से N तक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका R माइनस टी, ठीक, ये R माइनस टी होगा, ये Rm होगा, ये R होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Rm है वो आपका रिंग का रेडियस है, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे क्या है, M से N के बीच का डिस्टेंस R माइनस टी है। और एक जो ट्रायंगल बन रहा है क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे इनके बीच में हम एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि Pm का स्क्वायर इज इक्वल टू Pn का स्क्वायर, ठीक है, Pm का स्क्वायर इज इक्वल टू Pn का स्क्वायर प्लस Mn का स्क्वायर, ठीक। अब हम Pm की वैल्यू जानते हैं, Pm क्या है हमारा, P से M की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, R है, तो R स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद Pn क्या है, Pn जो है आपका डायमीटर है, ठीक है, जिस पॉइंट पे रिंग बन रहा है उसका सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, Rm है, वही उसका डायमीटर बोला रेडियस है, तो हो जाएगा आपका Rm का स्क्वायर, और M से N क्या है आपका R माइनस टी का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन आया उसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, करके दिखा रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू आर टी, ऐसे लिख सकते हैं। अब आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं टू आर टी माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम का स्क्वायर। तो हमारा ये रिलेशन बन के आता है, आर एम स्क्वायर इक्वल टू टू आर टी माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए क्या है, जो ये टी है वो टी क्या है, फिल्म की थिकनेस है, किसके ऑर्डर की है, माइक्रोमीटर के रेंज की है, और आर क्या है, सेंटीमीटर के ऑर्डर का है, ठीक। इस तरह से आर इज वेरी वेरी लार्ज देन टी, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि टू आर टी इज वेरी वेरी लार्ज देन टी स्क्वायर। तो इस अप्रोक्सीमेशन में टू आर टी माइनस टी स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओनली टू आर टी। तो हम लोग लिख सकते हैं आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर टी अप्रोक्सीमेटली, ठीक। इस तरह से हम देखते हैं कि अब हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसमें हम रेडियस ऑफ mth ऑर्डर रिंग का को कोरिलेट कर सकते, रिलेट कर सकते हैं विद थिकनेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब इस आर एम स्क्वायर से, आर एम क्या है आपका डायमीटर का जो mth ऑर्डर रिंग बन रहा है उसका रेडियस है, ठीक है। अब हमें अगर निकालना है इसका रिंग का रेडियस, तो कैसे निकालेंगे, हम कंडीशन निकालेंगे। कौन सा कंडीशन, मान लीजिए कि mth ऑर्डर रिंग जो है वो डार्क रिंग है, मान लीजिए डार्क रिंग, मान लीजिए ब्राइट का भी कंडीशन लगा सकते हैं, पर डार्क रिंग का कंडीशन अगर लगाते हैं तो डार्क रिंग का जो कंडीशन क्या है, वो है आपका टू टी इक्वल टू यम लेमडा। तो टी के जगह पे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टू टी इक्वल टू यम लेमडा है, ठीक है। तो टू टी इक्वल टू यम लेमडा है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम लोग लिख सकते हैं आर एम का स्क्वायर इक्वल टू यम लेमडा आर। इस तरह से अगर हम mth ऑर्डर रिंग का रेडियस क्या होगा, आर एम स्क्वायर होगा, और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, आर एम स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यम लेमडा आर। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास मिला आर एम इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यम लेमडा आर। इस तरह से हम देखते हैं कि आर एम इक्वल टू यम लेमडा आर इज द रेडियस ऑफ द mth ऑर्डर डार्क रिंग। तो डायमीटर ऑफ द mth ऑर्डर डार्क रिंग क्या हो जाएगा, टू यम लेमडा आर। इस तरह से अगर हम डायमीटर मेजर कर लें तो हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और अगर वेवलेंथ हमें पता हो तो हम लोग mth ऑर्डर रिंग का डायमीटर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि mth ऑर्डर डार्क रिंग का जो रेडियस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, m लैम्डा r के। तो
इस तरह से हम देखते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, आर एम प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ एम के, या ये भी कह सकते हैं आर एम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा वे, क्योंकि किसी लेंथ सिस्टम के लिए क्या है, आपका आर कांस्टेंट है। तो जो आपका आर्डर्स होंगे, जैसे फर्स्ट आर्डर का जो रिंग होगा उसका रेडियस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 लेमडा आर, ठीक है। सेकेंड आर्डर का जो रेडियस होगा डार्क रिंग का, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेमडा आर, और थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेमडा आर। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि रेडियाई ऑफ द डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये रिलेशन फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कि आर एम इक्वल टू mth ऑर्डर डार्क रिंग का जो रेडियस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ के, ठीक है। thus the radius of the mth dark ring is proportional to the square root of wavelength। अब डायमीटर, रिंग का डायमीटर जैसा कि भी जस्ट निकाला, डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2rm, ठीक है। आर एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास मिल जाता है डीएम इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एम लेमडा आर। ये एक्सप्रेशन है हमारा डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग के लिए।